ऑडियो 5 आदर्श वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई। लेखक परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। झांसी का युद्ध। जैसा ऊपर बताया जा चुका है, झांसी का शासनभार रानी लक्ष्मीबाई ने विशेष परिस्थितियों में ही संभाला था और वह शांति स्थापना के बाद उसे अंग्रेज अधिकारियों के सुपुर्द करने को तैयार थी, क्योंकि उसे अच्छी तरह ज्ञात था कि भारत का बड़े से बड़ा राजा भी युद्ध में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध अधिक समय तक नहीं टिक सकता। पर उस समय के उत्तेजनापूर्ण और अविश्वास के वातावरण में उसकी सद्भावनाएं कुछ भी काम नहीं आई और अंग्रेजों ने उसकी गिनती भी प्रधान विद्रोही नेताओं में कर ली। इसलिए जब आरंभिक पराजय के पश्चात अंग्रेज अधिकारियों के पैर कुछ संभले और इंग्लिस्तान से नई सेनाएं आ जाने से उन्होंने विद्रोह के सरदारों को एक एक करके कुचलना आरंभ किया, तो सर ह्यूरोज और सर रॉबर्ट हैमिल्टन के नेतृत्व में एक सुदृढ़ सेना महू इंदौर की छावनी से रवाना हुई और सीहोर, रोहतासगढ़, बरोदिया, सागर, सनोडा, गढ़कोटा, मदनपुर आदि स्थानों में विद्रोहियों को अधीन करती हुई 19 मार्च 1858 को झांसी से 14 मील के फासले पर चंचलपुर नामक स्थान में पहुंचकर उसने अपना कैंप लगाया। 20 मार्च को प्रातःकाल ही सर ह्यूरोज अपनी सेना सहित झांसी के समीप पहुंच गए। उनके सिपाहियों की संख्या तो कम थी, पर वे नए हथियारों से सुसज्जित, अनुभवी और अनुशासित थे। इधर रानी ने भी उनका मुकाबला करने की जोरदार तैयारियां की थी। झांसी का किला एक छोटी पहाड़ी पर बना हुआ बहुत मजबूत था। उसकी पत्थर और चूने से बनी दीवारों की मोटाई 16 से 20 फुट तक है। बीच बीच में तोपों के रखने के लिए बुर्ज बने हैं। गरगज नाम का बुर्ज सबसे बड़ा 20 गज लंबा और चौड़ा तथा 60 गज ऊंचा था। उसके चारों तरफ तोपें लगी हुई थी, जिनमें कड़क बिजली, धनराज, भवानी शंकर, नालदार आदि नाम वाली कई तोप बहुत प्रसिद्ध थी। शहर के चारों ओर भी एक मजबूत परकोटा था, जिसमें 5 बड़े फाटक थे और स्थान स्थान पर बुर्ज भी थे, जिन पर तोपें रखी थी। जिस समय रानी और अंग्रेजों का युद्ध आरंभ हुआ, उस समय किले और नगर में कुल मिलाकर 11,000 सेना थी। इसमें अंग्रेजी फौजों के बागी सिपाही, नए भर्ती किए हुए जवान और पुराने नागा सैनिक सहित सभी सम्मिलित थे। रानी ने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए झांसी के आसपास के इलाके में न तो अन्न का एक दाना और एक पत्ता रहने दिया था, जिससे आक्रमणकारी सेना को सहायता मिल सके। पर ग्वालियर और ओरछा के राजाओं ने अंग्रेजी सेना के लिए रसद की पूरी व्यवस्था कर दी। झांसी का युद्ध 23 मार्च से आरंभ हुआ और 13 दिन तक रानी अंग्रेजी सेना का डटकर मुकाबला करती रही। जहां कालपी, कानपुर और ग्वालियर के प्रसिद्ध किले और विद्रोहियों के केंद्र अंग्रेजी सेना ने 5-5, 7-7 दिन में जीत लिए, वहां झांसी में अकेली रानी का इतने अधिक समय तक डटे रहना कम महत्व की बात नहीं थी। कारण यही था कि वह प्राणों की ममता त्याग कर निर्भयता से युद्ध कर रही थी। वह प्रत्येक महत्वपूर्ण स्थान पर स्वयं पहुंचकर युद्ध का संचालन करती थी और सिपाहियों को शाबाशी और प्रेरणा देकर उनके उत्साह को बढ़ाती रहती थी। जब अंग्रेजी तोपों की गोलाबारी से किले की दीवार एक स्थान पर टूट गई, तो रानी के नेतृत्व में स्त्रियों और बच्चों ने घंटों तक परिश्रम करके उसकी मरम्मत कर दी। ये स्त्री बच्चे ही युद्ध स्थान पर तैनात सिपाहियों को भोजन सामग्री पहुंचाते थे।
रानी ने अपनी सहायता के लिए नाना साहब के सेनाध्यक्ष तात्या तोपे को बुलाया। वह एक बड़ी सेना और 28 तोपों को लेकर लड़ने भी आए, पर अंग्रेजी तोपों और बंदूकों की अग्निवर्षा के सामने उनकी सेना के पैर कुछ ही घंटों में उखड़ गए और अपने केंद्र स्थान कालपी को चले गए। झांसी वाले फिर भी अंग्रेजों का मुकाबला करते रहे। तारीख 1 अप्रैल से सर यूरोज ने अपना हमला तेज किया और दूसरी तारीख को किले की दीवार कई जगह से टूट गई। अब 3 तारीख को अंग्रेजी सेना ने किले पर अंतिम धावा बोला और टूटी हुई दीवार पर सीढ़ियां लगाकर चढ़ने का प्रयत्न किया। रानी की सेना ने भी प्राणपण से इसका विरोध किया और इस अवसर पर जैसा विकट संग्राम हुआ वह अपने ढंग का अद्भुत ही था। उसका वर्णन करते हुए अंग्रेजी सेना के एक अफसर डॉक्टर लॉ ने लिखा है, शत्रुओं की अग्नि की मार अत्यंत प्रबल हो गई। बंदूक की गड़गड़ाहट, तोपों की गरज, अग्नि बाणों की सरसराहट और भड़क, बड़े बड़े पत्थरों के गिरने की धमक, शैतानी चखों की खड़खड़ाहट तथा बड़े भारी वृक्षों के नीचे लुढ़कने की ध्वनि से ऐसी प्रलय कांड की सी अवस्था उत्पन्न हो गई कि एक बार अंग्रेजी सेना के पैर उखड़ गए और वे पत्थरों के पीछे जा छिपे। कुछ देर बाद संभल कर वे फिर आगे बढ़े और प्राणों की ममता त्याग कर सीढ़ियों द्वारा किले के ऊपर पहुंचने का प्रयत्न करने लगे। इनमें से बहुतों के प्राण चले गए, कुछ गोली का शिकार हुए, कुछ ढकेल दिए गए और कुछ की गर्दन उड़ा दी गई। दोनों ओर से अनुपम वीरता, बलिदान और साहस के दृष्टांत देखने में आए। अंत में अंग्रेजी झंडा किले पर लगा दिया गया। तब अंग्रेजी सेना की एक टुकड़ी ने नगर स्थित राजमहल पर धावा बोला। सड़कों पर एक एक कदम पर युद्ध हुआ और अंग्रेजी सिपाहियों को जलते हुए मकानों के बीच से गुजरना पड़ा। महल के द्वार, चौक और प्रत्येक कमरे में उनका डटकर मुकाबला किया गया। जब तक महल के सब रक्षक न मारे गए तब तक अंग्रेज महल पर कब्जा न कर सके। फिर अस्तबल में भी भयंकर संग्राम हुआ, जिसने रानी के 50 अंगरक्षकों ने वीरगति पाई। इस समय रानी की वीरता को देखकर समस्त झांसी अंग्रेजी सेना की विरोधी बनी थी और जनता के हजारों पुरुष, स्त्री, बच्चे भी किसी न किसी तरह इस संघर्ष में रानी का साथ दे रहे थे। पर जब 3 अप्रैल को किले और महल दोनों पर शत्रु का अधिकार हो गया तो सरदारों और मंत्रियों की सलाह से यह तय किया गया कि अब कालपी पहुंचकर अन्य विद्रोहियों के साथ मिलकर अंग्रेजों का मुकाबला किया जाए। 4 अप्रैल को 2 सिपाहियों को साथ लेकर रानी उत्तरी दरवाजे से बाहर निकली और कालपी की तरफ चल दी। इस तरफ अंग्रेज ठीक तरह नाकेबंदी नहीं कर पाए थे। रानी ने इस समय मर्दाना पोशाक पहन रखी थी। शरीर पर अंगरखा, पैरों में पाजामा, सिर पर साफा, कमर में तलवार धारण कर अपने सफेद घोड़े पर सवार वह एक नवयुवक की तरह ही जान पड़ती थी। अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को उसने अपनी पीठ पर पटके से बांध रखा था। जब अंग्रेज अधिकारियों को रानी के बाहर निकल जाने का पता लगा तो उन्होंने कुछ सवार कप्तान वॉकर की अध्यक्षता में उसे पकड़ने को भेजे। झांसी से 21 मील की दूरी पर भांडेर के पास वॉकर रानी के पास पहुंचा। रानी अपना घोड़ा लौटाकर उससे टक्कर ली और धराशायी कर दिया। झांसी से कालपी की दूरी 102 मील है। इसे रानी ने 24 घंटे में पार कर लिया। उस समय नाना साहब के भतीजे राव साहब, तात्या तोपे, बांदा के नवाब आदि वहीं पर एकत्रित थे। वे सब रानी को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और सब मिलकर अंग्रेजों से लड़ने की योजना बनाने लगे।
वानपुर, शाहगढ़, जिगनी आदि के राजा भी अपनी सेनाएं लेकर कालपी आ गए और उस समय वह विद्रोहियों का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। झांसी की लूट। जब रानी कालपी चली गई तो अन्य सैनिक भी जो शेष बचे थे वहां से बाहर निकलकर विभिन्न दिशाओं में चल दिए। इस प्रकार झांसी नगर को सर्वथा आरक्षित पाकर अंग्रेज सैनिकों ने लूटमार आरंभ कर दी। जो नागरिक दिखाई पड़ जाता उसे मार दिया जाता और घरों में आग लगा दी जाती। महल में से तो तमाम कीमती वस्तुएं और आभूषण लूट लिए गए। राजकीय पुस्तकालय को भी जला दिया गया। इस पुस्तकालय में बहुत से हस्तलिखित दुर्लभ ग्रंथ दूर दूर से इकट्ठे किए गए थे। उन सबको अविवेकी सैनिकों ने कुछ ही घंटों में भस्म कर दिया। लूट के बहुत से माल को छावनी में लाकर प्रतिदिन नीलाम किया जाता था। इसको लेने के लिए अंग्रेजों के खुशामदी राजा और रईसों की भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। ग्वालियर वालों ने भी बहुत सा सामान खरीदा। 3 दिन तक गौरे सैनिकों द्वारा लूट कराने के पश्चात अंग्रेजी सेना में काम करने वाले भारतीय सिपाहियों को लूटने का आदेश दे दिया गया। उन्होंने भी प्रजा के घरों को मनमाना लूटा। 7 दिन तक वह इस तरह लूटमार होने के पश्चात फौज को नगर से हटा दिया गया। इस नरसंहार में हजारों निर्दोष नागरिक जान से मारे गए और घायल हुए। कालपी पर चढ़ाई और भयंकर युद्ध। कालपी में विद्रोहियों के एकत्रित होने के समाचार जानकर सर यूरोज भी उस पर आक्रमण की तैयारी करने लगे। उन्होंने अपनी सेना का पुनर्संगठन किया, लड़ाई का नया सामान मंगाया और 15 फरवरी को कालपी से 6 मील के फासले पर गुलौली गांव में जा पहुंचे। जमुना के उबड़ खाबड़ कगारों पर बना यह किला प्राकृतिक रूप से ही बहुत सुरक्षित था। फिर नगर के बाहर 84 गुंबद नामक किलेबंदी और सुदृढ़ परकोटे ने उसको और भी मजबूत बना रखा था। किले के भीतर सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों तथा गोला बारूद का विशाल भंडार था और यहीं से आसपास के समस्त विद्रोही केंद्रों को युद्ध सामग्री भेजी जाती थी। उसके भीतर तोप बंदूक ढालने का कारखाना भी था और उसकी मरम्मत के सब और औजार इकट्ठे किए गए थे। खाद्य सामग्री का एक बड़ा गोदाम भी यहीं पर था। कालपी के इस महत्व को अंग्रेज अधिकारी और विद्रोही नेता दोनों ही अच्छी तरह जानते थे। इसलिए राव साहब ने इसकी रक्षा के लिए चारों तरफ विभिन्न सेना दलों को नियुक्त किया था। एक ओर की सेना के अध्यक्ष बांदा के नवाब थे, दूसरी ओर बरेली से आई हुई रुहेलों की पलटन थी, तीसरी ओर बंगाल नेटिव इन्फर्मेटरी की विद्रोही सेना को रखा गया था। रानी लक्ष्मीबाई के साथ लाल वर्दी वाले 250 घुड़सवार स्वतंत्र रूप से उत्तर की तरफ रखे गए थे। तारीख 15 मई को विद्रोहियों के एक दल से अंग्रेजी सेना की मुठभेड़ गुलेली के पास ही हुई। आरंभ में विद्रोही सेना को कुछ सफलता मिली, पर बाद में जब अंग्रेजी सेना की अग्निवर्षा ज्यादा तेज हुई तो वह पीछे हट गई। लक्ष्मीबाई जो अब अपनी फौज की पराजय का हाल मालूम हुआ तो वह अपनी लाल वर्दी सेना के साथ युद्ध भूमि की तरफ झपटी और अंग्रेजी फौज पर बंगाल की तरफ से हमला किया। उसकी मार से अंग्रेजी सेना में हलचल मच गई। रानी स्वयं घोड़े की लगाम दांतों के बीच दबाए दोनों हाथों से तलवार चलाकर शत्रुओं का सफाया कर रही थी। उसकी अभूतपूर्व वीरता को देखकर पीछे हटने वाली विद्रोही सेना को अपनी निर्बलता पर लज्जा आई और वे दूने जोश से अंग्रेजी सेना पर टूट पड़े। अंग्रेजी सेना को संकट में देखकर सर यूरोज और ब्रिगेडियर स्टुअर्ट ने ऊंट सवार फौज के एक दल को साथ लेकर कालपी की फौज पर भयंकर आक्रमण किया। उनकी गोली वर्षा को विद्रोही सेना सहन न कर सकी और पीछे हटकर किले के भीतर चली गई।
अब दोनों अंग्रेजी सेनापतियों ने एक एक सेना दल के साथ दोनों तरफ से कालपी पर आक्रमण किया। विद्रोही सेना ने 4-5 दिन मुकाबला किया, पर उनका साहस प्रथम बार ही टूट चुका था। अब कालपी में ठहरना ठीक न समझकर राव साहब और लक्ष्मीबाई कुछ लोगों को साथ लेकर वहां से निकल गए और कुछ दूर जाकर गोपालपुर में ठहरे। 2-4 दिन बाद तात्या तोपे भी, जो कालपी से अपने पिता को देखने चले गए थे, वहां आ पहुंचे और सब मिलकर आगामी कार्यक्रम पर विचार करने लगे।